अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। फर्स्ट फिजिक्स चैप्टर 6 के इस लेक्चर में हमने बर्नौली इक्वेशन की डेरिवेशन को सीखना है। लेक्चर का आगाज़ करते हैं कुछ इंट्रोडक्टरी बातों से। स्टूडेंट्स, ये जो इक्वेशन है ये बेस करती है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के ऊपर। एक आइडियल फ्लूइड जो एक पाइप से, या आप कह लें एक नॉन यूनिफॉर्म पाइप है, जिसका एक एंड जो है उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया या एरिया सिंपल आप बोल सकते हो वो कम है, दूसरे एंड पे एरिया ज़्यादा है। एरिया या उसका डायमीटर पाइप का एक जैसा नहीं है, उसकी हाइट एक जैसी नहीं है। तो एक नॉन यूनिफॉर्म पाइप से एक आइडियल फ्लूइड जब फ्लो करेगा, मूव करेगा, तो उसकी जो टोटल एनर्जी है वो कांस्टेंट रहती है। दूसरे लफ्ज़ों में किसी तरह का कोई एनर्जी लॉस नहीं आता, यानी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी वैलिड है। तो हम इस चीज़ को बुनियाद बनाकर ये इक्वेशन डिराइव करते हैं, या बर्नौली इक्वेशन इस लॉ के ऊपर बेस करती है। ये इक्वेशन जो आइडियल फ्लूइड है उसके प्रेशर को, उसके स्पीड को और उसकी हाइट को आपस में कोरिलेट करती है। इसको एक और अंदाज से भी हम देख सकते हैं कि प्रेशर P है अगर, तो जो फ्लूइड स्पीड है इसका ताल्लुक चूंकि काइनेटिक एनर्जी के साथ है तो इसकी जगह काइनेटिक एनर्जी लिख सकते हैं। हाइट का ताल्लुक पोटेंशियल एनर्जी के साथ है। तो इस तरह हम यूं भी कह सकते हैं कि ये इक्वेशन एक आइडियल फ्लूइड के प्रेशर को, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी को रिलेट करती है। जब हम बर्नौलीज इक्वेशन की टर्म यूज़ करते हैं तो हमारा जो फोकस है वो इसकी मैथमेटिकल फॉर्म पे होता है, लेकिन जब हम बर्नौलीज थ्योरम कहते हैं तो हम ये बात करना चाहते हैं कि इस इक्वेशन की या इस थ्योरम की स्टेटमेंट क्या है, इसका कंसेप्ट क्या है। तो स्टेटमेंट की तरफ आएँ तो ये इक्वेशन बताती है कि भाई कोई भी आप आइडियल फ्लूइड ले लो, एक आइडियल फ्लूइड जो एक नॉन यूनिफॉर्म पाइप से स्टेडी स्टेट में फ्लो कर रहा है, स्ट्रीम लाइन के अंदर है। तो ऐसे आइडियल फ्लूइड के लिए जो प्रेशर है, जो काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम है, जो पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम है, इन तीनों का अगर सम लें आइडियल फ्लूइड के लिए तो वो कांस्टेंट आएगा, यानी प्रेशर प्लस काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू कांस्टेंट। इसी चीज़ को हम मैथमेटिकल हेडिंग के अंदर या मैथमेटिकल फॉर्म के अंदर विजुलाइज कर लेते हैं। जब हम कह रहे हैं कि प्रेशर, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी तीनों का सम कांस्टेंट है, तो तीनों को ऐड करके इक्वल्स टू कांस्टेंट कर लेंगे। तो प्रेशर प्लस काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू कांस्टेंट। अब आप यहाँ पे एतराज़ कर सकते हैं कि सर हमने तो ये पढ़ रखा है कि जो काइनेटिक एनर्जी है वो हाफ mv² के इक्वल होती है, लेकिन यहाँ पे तो जो काइनेटिक एनर्जी है वो हाफ रॉ v² की फॉर्म में लिखी हुई है, तो ऐसा क्यों है। इसी तरह से आप कह सकते हो कि जो पोटेंशियल एनर्जी है वो mg इक्वल होती है, और यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी जो है वो रॉ gh लिखा हुआ है, तो ऐसा क्यों है। तो इस एतराज़ को दो तरीक़ों से आप अंडरस्टैंड कर सकते हो। एक तो ये कि जो डेंसिटी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मैस के, लिहाजा हम मैस को डेंसिटी से रिप्लेस कर सकते हैं। तो जहाँ मैस है वहाँ डेंसिटी आ जाएगी। दोनों सूरतों में नीचे वाली जो इक्वेशंस हैं वो इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी हम लिख सकते हैं। दूसरा इसी चीज़ को समझने का जो तरीका है वो ये कि जब इस इक्वेशन को हम डिराइव करेंगे तो उसमें आप देखेंगे कि मैस अल्टीमेटली कैंसिल आउट हो जाएगा और पीछे डेंसिटी रॉ बच जाएगी। तो फिर भी रॉ मैस की जगह रॉ आने के बाद भी ये इक्वेशन जो है वो काइनेटिक एनर्जी की इक्वेशन रहेगी और पोटेंशियल एनर्जी की इक्वेशन रहेगी। आप इसको यूं कह सकते हैं कि काइनेटिक एनर्जी इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी और ये पोटेंशियल एनर्जी इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी है, जहां मैस डेंसिटी से रिप्लेस हो गया। और ऐसा हम कर सकते हैं क्योंकि ये दोनों आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। फिर चूंकि इन तीनों चीज़ों का सम प्रेशर, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी इक्वल्स टू कांस्टेंट है, तो इसी इक्वेशन को एक और अंदाज से भी लिख सकते हैं कि जो लेफ्ट हैंड साइड है उसी को उठा के हम इक्वल टू राइट हैंड साइड बना देंगे। तो जो पैरामीटर्स लेफ्ट हैंड साइड पे थे वही राइट हैंड साइड पे आ जाएंगे। प्रेशर, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, राइट हैंड साइड पे प्रेशर, इसी तरह से काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। थोड़ा सा फ़र्क ये आएगा कि सबस्क्रिप्ट हमें कहीं पे लगाना पड़ेंगी। एक पाइप है जो नॉन यूनिफॉर्म है, वो डिफरेंट हाइट्स के ऊपर उसके एंड्स मौजूद हैं जिनका एरिया जो है वो भी डिफरेंट है। तो एक एंड के लिए हम सबस्क्रिप्ट 1 यूज़ कर लेंगे, लेट्स से कि ये एंड 1 है, और दूसरा जो एंड है उसको एंड 2 कह देते हैं और उसके लिए सबस्क्रिप्ट 2 आ जाएगी। तो एंड 1 पे जो प्रेशर है वो P1,
एंड 1 पे जो फ्लूइड की वेलोसिटी है v1, एंड 1 की जो हाइट है वो h1 हो जाएगी। इसी तरह एंड 2 पे जो प्रेशर है p2, वहाँ पे फ्लूइड की वेलोसिटी v2 और उसकी जो हाइट है वो h2 कहलाएगी। अब जो रॉ और जी है इसके साथ हमने दोनों तरफ सबस्क्रिप्ट नहीं लगाया, क्योंकि रॉ डेंसिटी है आइडियल फ्लूइड की, और आइडियल फ्लूइड की डेंसिटी चूंकि चेंज नहीं होती है तो दोनों तरफ एक ही डेंसिटी है, लिहाजा सबस्क्रिप्ट की ज़रूरत नहीं है। हाइट तो दोनों तरफ अलग अलग थी, h1 h2 लिखना पड़ा। प्रेशर दोनों एंड्स पे डिफरेंट है, p1 p2 लिखना पड़ा। वेलोसिटी दोनों एंड्स पे डिफरेंट है, v1 v2 लिखना पड़ा। लेकिन जो फ्लूइड की डेंसिटी है वो दोनों एंड्स पे एक जैसी है, लिहाजा उसको रॉ रहने देंगे। और जो जी है, चूंकि h1 और h2 में कोई बहुत ज़्यादा कोई किलोमीटर्स का या थाउजेंड्स ऑफ मीटर्स का डिफरेंस नहीं है, h1 और h2 में स्मॉल डिफरेंस है, लिहाजा जी जो है वो ऑलमोस्ट कांस्टेंट है दोनों एंड्स पे, लिहाजा जी के लिए भी किसी सबस्क्रिप्ट की ज़रूरत नहीं है। तो इस तरह से भी हम इसी इक्वेशन को, बर्नौली इक्वेशन को लिख सकते हैं। इन दोनों अंदाज से हम बर्नौली इक्वेशन को ड्राइव करके देखते हैं कि ये मैथमेटिकल फॉर्म आखिर आती कैसे। तो डेरिवेशन की तरफ बढ़ते हैं। इसके लिए हम एक आइडियल फ्लूइड की बात करेंगे। एक आइडियल फ्लूइड जो कि नॉन विस्कस है, इनकम्प्रेसिबल है और वो स्टेडी स्टेट में फ्लो कर रहा है एक नॉन यूनिफॉर्म पाइप में से टाइम टी में। नॉन यूनिफॉर्म पाइप है, इसका मतलब है उसका एरिया और उसकी हाइट जो है वो डिफरेंट एंड्स पे डिफरेंट है। दो एंड्स है यहाँ पे, एक एंड 1 कहलाएगा, दूसरे को हम एंड 2 का नाम दे देते हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आप किस एंड को एंड 1 कहते हो और किस को 2 कहते हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अल्टीमेटली आपकी डेरिवेशन सेम रहती है, आंसर आपका सेम ही आएगा। फिर जिसको आपने एंड 1 कह दिया, वहाँ पे प्रेशर P1, उसकी हाइट h1, वेलोसिटी v1, उसका क्रॉस सेक्शन एरिया a1, वहाँ पे जो फ्लूइड ने मूव किया उसकी डिस्प्लेसमेंट x1 हो जाएगी। इसी तरह दूसरा जो एंड है उसकी हाइट h2, एरिया a2 हो जाएगा, वहाँ पे वेलोसिटी v2, प्रेशर p2 और वहाँ पे जो फ्लूइड की डिस्प्लेसमेंट है वो डेल्टा x2 हो जाएगी। इन्हीं तमाम चीज़ों को हम रिप्रेजेंट कर लेंगे एक टेबल की फॉर्म में, ताकि डेरिवेशन जब हम करें तो रेफरेंस जो है हमारा बन जाए। तो टेबल में इसको रिप्रेजेंट करना आसान है। तो क्रॉस सेक्शन एरिया दोनों एंड्स पे, एंड 1 पे a1, एंड 2 पे a2 जैसे ऊपर बात की, और बाकी पैरामीटर्स के भी ऊपर डायग्राम में हम बात कर चुके, तो मैं इस पर टाइम नहीं लगाता, हम आगे बढ़ते हैं। जब एक फ्लूइड एंड 1 से एंड 2 की तरफ मूव कर रहा है तो उसमें चेंजेस आ रही हैं, हाइट चेंज हो रही है, क्रॉस सेक्शन एरिया चेंज हो रहा है, जैसा कि आप डायग्राम में देख सकते हैं। एंड 1 पे हाइट डिफरेंट है, एंड 2 पे हाइट डिफरेंट है, तो हाइट चेंज हुई, क्रॉस सेक्शन एरिया भी चेंज हुआ। एंड 1 पे a1 है, कम है, और एंड 2 पे a2 है जो कि ज़्यादा है। तो हाइट और क्रॉस सेक्शन एरिया चेंज होने से स्टूडेंट जो फ्लूइड है उसकी वेलोसिटी चेंज होगी, उसका प्रेशर चेंज होगा, उसकी काइनेटिक एनर्जी और उसकी पोटेंशियल एनर्जी चेंज होगी। कैसे? हाइट जो है उसके ऊपर डिपेंड कर रही है पोटेंशियल एनर्जी, तो हाइट के चेंज होने से जो फ्लूइड है उसकी पोटेंशियल एनर्जी चेंज हो जाएगी। इसी तरह से जो फ्लूइड की स्पीड है वो उसके एरिया के ऊपर डिपेंड करती है। तो हमने पीछे इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी में देखा कि ए वी प्रोडक्ट ऑफ एरिया एंड वेलोसिटी इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो अगर v को दूसरी तरफ लेके जाएं तो a इक्वल्स के v इस तरफ आके जो है वो डिनोमिनेटर में चला जाएगा, यानी डिवाइड हो जाएगा। तो आप देख सकते हो कि एरिया और वेलोसिटी एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो गए, यानी वेलोसिटी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया है। तो जहाँ एरिया चेंज होगा वहाँ वेलोसिटी चेंज होगी, तो वेलोसिटी चेंज होगी। अब वेलोसिटी के चेंज होने से स्टूडेंट्स काइनेटिक एनर्जी चेंज होगी, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी वेलोसिटी के ऊपर डिपेंड कर रही है। इसी तरह से जो प्रेशर है वो डिपेंड करता है स्टूडेंट्स एरिया के ऊपर, क्योंकि प्रेशर का फार्मूला है फोर्स ओवर एरिया। तो अगर एरिया डिफरेंट होगा, चेंज होगा, तो प्रेशर भी चेंज होगा, तो प्रेशर भी चेंज होगा। तो हाइट के चेंज होने से और एरिया के चेंज होने से ये नीचे वाले जो पैरामीटर्स हैं इनमें भी चेंज आ जाएगा। क्योंकि जो फ्लूइड है वो एक आइडियल फ्लूइड है, लिहाजा हम उसके ऊपर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी अप्लाई कर सकते हैं। अब दोबारा बेसिक्स की तरफ आते हैं। एंड 1 के ऊपर फ्लूइड जो है उसने मूव किया, फ्लो किया थ्रू डिस्प्लेसमेंट डेल्टा x1। अब इसके पीछे
एक फोर्स होनी चाहिए, क्योंकि जो न्यूटन्स लॉज हैं वो हमें बताते हैं कि भाई जब किसी बॉडी के ऊपर नेट फोर्स लगती है तो ही वो बॉडी सम डिस्प्लेसमेंट जो है वो कवर करती है। तो यहाँ पे फ्लूइड अगर एक डिस्प्लेसमेंट एंड वन पे डेल्टा एक्स वन शो कर रहा है तो इसका मतलब है कि इस फ्लूइड के ऊपर कोई फोर्स लगी। वो फोर्स किसने लगाई? इस फ्लूइड के पीछे वाला जो फ्लूइड है, द फ्लूइड बिहाइंड द फ्लूइड, जो पीछे वाला फ्लूइड है उसने उसको पुश किया आगे की तरफ, यानी उसने उसके ऊपर एक फोर्स लगाई है। लेट्स से इन वन के ऊपर जो फोर्स लग रही है वो F1 हम कह देते हैं, जिसकी वजह से डिस्प्लेसमेंट डेल्टा x1 आई। तो स्टूडेंट्स चूंकि यहाँ पे फोर्स लगी और डिस्प्लेसमेंट आई तो वर्क डन हम निकाल सकते हैं। हम कह सकते हैं कि एंड वन के ऊपर फिर जो वर्क डन हो रहा है वो W1 है। इसी तरह एंड टू के ऊपर जो है फ्लूइड वो भी मूव कर रहा है थ्रू अ डिस्प्लेसमेंट डेल्टा x2। वहाँ पे भी जो वर्क डन होगा उसको भी हम फिर मेंशन कर सकते हैं और वो वर्क डन W2। इसी तरह से अगर एंड वन और एंड टू पे जो वर्क डन हो रहे हैं उनको मिला लें तो टोटल वर्क डन हमें मिल जाएगा, जो कि W इज इक्वल टू W1 प्लस W2। अब हम चैप्टर 4 से वर्क एनर्जी का जो थ्योरम है, वर्क एनर्जी का जो प्रिंसिपल है, उससे हम जानते हैं कि भाई जो टोटल वर्क डन हुआ है वो टोटल चेंज इन एनर्जी के इक्वल है, यानी वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन एनर्जी। तो इस तरह टोटल वर्क डन इज इक्वल टू टोटल चेंज इन एनर्जी, वर्क एनर्जी का जो प्रिंसिपल है उसके अकॉर्डिंग। तो फिर हम जो टोटल वर्क W है उसको इक्वल कर सकते हैं चेंज इन एनर्जी डेल्टा E। और हम जानते हैं कि W जो कि टोटल वर्क डन है वो दोनों वर्क डन को ऐड करने से आएगा, तो W को रिप्लेस कर दें W1 प्लस W2 इक्वल्स टू डेल्टा E। अब जो डेल्टा E है वो चूंकि टोटल चेंज इन एनर्जी है तो इसको भी फिर हम रिप्लेस कर सकते हैं इसकी सब क्वांटिटीज से, यानी टोटल चेंज इन एनर्जी है तो इसमें काइनेटिक एनर्जी भी आएगी, पोटेंशियल एनर्जी भी आएगी। तो डेल्टा E फिर इक्वल हो जाएगा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी प्लस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के। तो जो टोटल चेंज इन एनर्जी है डेल्टा E वो इक्वल होगा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी प्लस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। तो E को हम इक्वल कर सकते हैं डेल्टा KE प्लस डेल्टा U। डेल्टा U यहाँ पे चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के लिए और डेल्टा KE चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के लिए। तो स्टूडेंट्स जहाँ पे डेल्टा E लिखा हुआ था वहाँ पे हम हटा के तो KE और U वहाँ पे लिख सकते हैं और इस तरह हमारे पास एक इक्वेशन आ जाएगी। इस इक्वेशन को इक्वेशन A कह देते हैं। ये मेन इक्वेशन है जिसके अंदर हमने वैल्यूज पुट करके बर्नौली इक्वेशन को डिराइव कर लेना है। अब स्टूडेंट्स इसमें चार चीज़ें हैं, W1, W2, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। अब स्टेप बाय स्टेप हमने इन चारों चीज़ों की वैल्यूज़ को निकालना है और फिर इक्वेशन A में पुट कर देना है, तब बर्नौली इक्वेशन हमें मिल जाएगी। तो सबसे पहले W1 निकालते हैं, यानी वर्क डन एट एंड 1। तो इसके लिए स्टूडेंट्स हम वर्क डन की डेफिनेशन इस्तेमाल करेंगे। वर्क डन इक्वल होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस थीटा। तो यहाँ एंड 1 है तो वर्क डन W1 हो जाएगा। जो फोर्स लग रही है वो F1, जो फ्लूइड की डिस्प्लेसमेंट आई वो डेल्टा x1 और साथ कॉस थीटा आ जाएगा। फिर थीटा की वैल्यू पुट करेंगे। एंड 1 पे जो थीटा की वैल्यू है वो 0 डिग्री है तो कॉस 0 डिग्री 1 होता है। तो जहाँ स्टूडेंट्स कॉस थीटा लिखा था वहाँ का 0 आएगा और कॉस 0 की वैल्यू आ जाती है 1, तो कॉस 0 डिग्री को 1 से रिप्लेस कर देंगे। अब इस बात को स्टूडेंट्स हम समझ लेते हैं कि जो एंड 1 है वहाँ पे कैसे थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री है। तो इसके लिए हम अपनी डायग्राम पे आएंगे स्टूडेंट्स। यहाँ पे एंड 1 जो है उस पे क्रॉस सेक्शन एरिया A1 को देखें। यहाँ पे एक फोर्स F1 एक्ट करेगी। F1 जब एक्ट करेगी स्टूडेंट्स ओवर एरिया A1 तो प्रेशर P1 जो है वो प्रोड्यूस होगा। अब जो फोर्स F1 है उसने एक्ट करना है ओवर एरिया A1, तो इसके लिए जो फोर्स F1 की डायरेक्शन है वो सरफेस एरिया A1 के ऊपर होगी यहाँ पे, यानी दूसरे लफ्ज़ों में जो फोर्स है वो राइट साइड पे है इस एरिया A1 के ऊपर। तो जो डिस्प्लेसमेंट है फ्लूइड की डेल्टा x1 वो भी देखें, फ्लूइड यहाँ से ऊपर की तरफ जा रहा है तो जो फ्लूइड की डिस्प्लेसमेंट है डेल्टा x1
वो भी राइट साइड पे, डेल्टा x1 जो है ये भी राइट साइड पे, और जो फोर्स लग रही है स्टूडेंट्स F1 वो भी टुवर्ड्स राइट साइड, यानी दोनों पैरेलल है, दोनों एक ही डायरेक्शन में है, तो जो थीटा आएगा वो 0 डिग्री आएगा। तो इस तरह से वो 0 डिग्री पुट करें यहाँ पे, अगले स्टेप में थीटा हटाएं और 0 डिग्री, और cos 0 1 आता है तो 1 लिखें, 1 को मल्टीप्लाई कर दें तो 1 हट जाएगा, सेम फैक्टर F1 डेल्टा x1 नीचे आ जाएगा। अब यहाँ पे हमने F1 की वैल्यू पुट करनी है। अब स्टूडेंट्स F1 की वैल्यू चूँकि फोर्स है तो मुख्तलिफ फार्मूला से फोर्स की वैल्यू पुट की जा सकती है, तो हमें सोचना होगा कि हम किस फार्मूला से F की वैल्यू पुट करें। मिसाल के तौर पे न्यूटन सेकंड लॉ भी तो हमें बताता है कि F इज इक्वल टू m में, और फिर जो प्रेशर है वो भी तो हमें बताता है कि जो फोर्स है वो इक्वल है पी ए के, क्योंकि जो प्रेशर है वो इक्वल होता है फोर्स ओवर एरिया। तो ए को इधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो F इज इक्वल टू पी ए। तो फोर्स की वैल्यू पुट करनी है तो कौन से फार्मूले से पुट करेंगे? तो बच्चे यहाँ चूँकि प्रेशर की बात हो रही है और बर्नौली इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ प्रेशर है, और फिर यहाँ पे एरिया के ऊपर एक फोर्स एक्ट कर रही है तो प्रेशर आ रहा है, लिहाजा हम जो फोर्स की वैल्यू है वो प्रेशर के फार्मूला से जो है वो पुट करेंगे, ना कि न्यूटन सेकंड लॉ से। तो जो फोर्स की वैल्यू है वो हम ले लेते हैं, फिर प्रेशर की डेफिनेशन से P1 इज इक्वल टू F1 ओवर A1, यहाँ पे F1 निकालना है, A1 को इधर मल्टीप्लाई कर दो, इस F1 की वैल्यू जो है स्टूडेंट्स यहाँ पे ऊपर आप F1 को उठा के उसकी वैल्यू पुट कर दो, तो जहाँ F1 था वहाँ पे उसकी वैल्यू आ गई स्टूडेंट्स P1 A1 साथ डेल्टा x1। अब यहाँ पे देखो तो जो A1 और डेल्टा x1 है ये इक्वल टू वॉल्यूम आ रहे हैं। कैसे इक्वल टू वॉल्यूम आ रहे हैं? क्योंकि एरिया में दो लेंथ्स की डायमेंशंस होती हैं, एरिया होता है लेंथ इनटू लेंथ, और जो डिस्प्लेसमेंट है ये भी तो एक लेंथ है, तो x इज इक्वल टू 1 लेंथ। तो जब a इंटू एक्स हम करेंगे स्टूडेंट्स तो इसका मतलब है कि हम एरिया की दो लेंथ्स ले रहे हैं और इसी तरह x की एक लेंथ ले रहे हैं, तो तीन लेंथ्स या लेंथ्स की तीन डायमेंशन जब मल्टीप्लाई होती हैं तो मीटर क्यूब आता है जो कि यूनिट है वॉल्यूम का। तो यानी जो प्रोडक्ट है एरिया और डिस्प्लेसमेंट की वो इक्वल टू वॉल्यूम है। तो A1 इंटू डेल्टा x1 इज इक्वल टू डेल्टा v। आप यहाँ पे सोच सकते थे कि भाई जब पीछे सबस्क्रिप्ट 1 लगा रखी है तो वॉल्यूम V1 क्यों नहीं लिखा? उसकी वजह यह है कि स्टूडेंट्स जो पाइप हमने लिया है तो इस पाइप में जो आइडियल फ्लूइड है उसके फ्लो को देखें तो एंड 1 पे जितना फ्लूइड का वॉल्यूम फ्लो करता है उतना ही वॉल्यूम जो है वो दूसरे एंड के ऊपर फ्लो करता है। किसी भी आइडियल फ्लूइड के लिए दो एंड्स के ऊपर जो फ्लूइड फ्लो कर रहा है उसका वॉल्यूम बराबर रहता है, यानी अगर इसको हम डेल्टा V1 कह दें तो दूसरी तरफ डेल्टा V2 कह दें तो ये दोनों एक दूसरे के इक्वल होंगे। तो जब दोनों एक दूसरे के इक्वल हैं तो सबस्क्रिप्ट की ज़रूरत नहीं है। इसी तरह मैस की टर्म में भी हम बात कर सकते हैं कि एंड 1 के ऊपर जो मैस है फ्लूइड का जो मूव कर रहा है, लेट्स से उसको M1 कहते हैं, और जो दूसरा एंड है उस पर जो मैस है फ्लो कर रहा है वो M2 है। तो ये मैसेस भी दोनों इक्वल हैं, लिहाजा इसके लिए भी हम सिंपल M इस्तेमाल कर सकते हैं या डेल्टा M इस्तेमाल कर सकते हैं, और वॉल्यूम के लिए डेल्टा V इस्तेमाल कर सकते हैं क्योंकि ये दोनों एंड्स के ऊपर बराबर हैं। तो हमने यहाँ पे वॉल्यूम के लिए सबस्क्रिप्ट यूज़ नहीं की, A1 डेल्टा x1 को रिप्लेस कर दिया डेल्टा V से जो फ्लूइड का वॉल्यूम है फ्लो कर रहा है एंड 1 के ऊपर। तो अब अगले स्टेप में हम क्या करेंगे कि ये जो वैल्यू है डेल्टा V की यानी वॉल्यूम की, इसकी हम वैल्यू पुट कर देंगे। तो स्टूडेंट्स जो वॉल्यूम है इसकी वैल्यू हम डेंसिटी के फार्मूला से लेंगे। डेंसिटी होती है मैस ओवर वॉल्यूम के ना, तो जो M1 है डेल्टा M1 वो एंड 1 का फ्लूइड हो गया, एंड 1 पे फ्लो करने वाला फ्लूइड, और यहाँ पे जो वॉल्यूम है वो डेल्टा V1। तो आप इसको ड्रॉप कर सकते हो सबस्क्रिप्ट जैसे आपको बताया। अगले स्टेप में जाके जो मैस है M1 उसकी जो सबस्क्रिप्ट 1 है वो भी हम हटा दें, क्योंकि दोनों तरफ आपको बताया है कि जो मैस फ्लो कर रहा है जो वॉल्यूम फ्लो कर रहा है वो बराबर ही होता है। तो सबस्क्रिप्ट आप ड्रॉप करके डेल्टा M डिवाइड बाई डेल्टा V भी लिख सकते हैं, लेकिन अभी के लिए चूंकि नोट्स में M1 मौजूद है तो बाद में हम इस 1 को भी ड्रॉप कर देंगे, अभी के लिए इसको M1 जाने देते हैं।
तो यहाँ से हमने डेल्टा वी की वैल्यू निकाल लेनी है, वॉल्यूम की वैल्यू निकाल लेनी है। तो उसके लिए अगर डेल्टा वी को इस तरफ लेके जाते हैं तो रॉ इसके नीचे आ जाएगा। तो वॉल्यूम इज़ इक्वल टू स्टूडेंट्स डेल्टा M1 डिवाइडेड बाय रॉ। तो इसको ऊपर हम पुट कर देते हैं, जहाँ पे डेल्टा वी लिखा था डेल्टा वी की जगह ये उसकी वैल्यू आ गई, साथ P1 उसी तरह, और जहाँ पे डेल्टा वी था डेल्टा वी की वैल्यू आ गई। इस तरह से स्टूडेंट्स हमने जो एंड 1 पे वर्क डन है वो निकाल लिया और इसको इक्वेशन 1 का नाम दे देते हैं। अब बारी है वर्क डन एट एंड 2। बेसिक स्टेप्स जो हैं वो सारे सेम रहेंगे, एक चीज़ का फ़र्क आएगा, स्टेप्स जो है वो सेम है। अगेन फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ वर्क डन हम W2 इक्वल टू F2 X2 इंटू कॉस थीटा कर लेंगे, और यहाँ पे जो थीटा है आप इसको चाहें तो थीटा 2 कह दें, ये 180 डिग्री आता है, और cos यहाँ पे 0 डिग्री है, 0 नहीं है, ये टाइपिंग मिस्टेक है। यहाँ cos 180 डिग्री, cos 180 डिग्री 80 डिग्री cos 180 इज इक्वल टू -1 आएगा। अब इस बात को समझ लेते हैं कि एन 2 के ऊपर जो थीटा है वो 180 डिग्री के इक्वल कैसे आता है। तो अगेन डायग्राम में जाएंगे, एन 2 के ऊपर आप फोकस करें, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया A2 स्टूडेंट्स, इसके ऊपर यहाँ पे फोर्स F2 एक्ट करेगी, और उस फोर्स F2 जो एरिया A2 के ऊपर एक्ट कर रही है वो रिजल्ट इक्वल आता है P2, प्रेशर P2 के। अब इस A2 के ऊपर अगर फोर्स ने एक्ट करना है तो उसके लिए फोर्स की डायरेक्शन लेफ़्ट साइड पे होगी। इस सरफेस एरिया A2 के ऊपर फोर्स एक्ट करेगी, उस फोर्स F2 की डायरेक्शन इस एरिया के ऊपर एक्ट करने के लिए लेफ़्ट साइड पे होगी, इनवर्ड होगी। लेकिन जो फ्लूइड है उसकी डिस्प्लेसमेंट देखें, फ्लूइड तो N1 से N2 की तरफ आ रहा है, तो N2 के ऊपर जो फ्लूइड की डिस्प्लेसमेंट है वो अब भी राइट साइड पे है, लेकिन फोर्स की डायरेक्शन जो है वो लेफ़्ट साइड पे है। तो फोर्स जो है वो स्टूडेंट्स लेफ़्ट साइड पे, और जो डिस्प्लेसमेंट है वो राइट साइड पे है। तो दोनों के दरमियान में जो एंगल बन रहा है वो 180 डिग्री का बन रहा है। लिहाजा N2 पे थीटा की वैल्यू 180 पुट करेंगे, और 180 का कॉस जब लेंगे -1 के इक्वल आएगा। तो कॉस थीटा जो है उसको रिप्लेस करेंगे कॉस 180 से, कॉस 180 को रिप्लेस करेंगे -1 से, और -1 जब F2 X2 से मल्टीप्लाई होगा तो रिज़ल्ट जो है वो माइनस में आ जाएगा, 1 गायब, और रिज़ल्ट जो है वो राइट हैंड साइड पे माइनस में। अब अगेन F2 की वैल्यू पुट करनी है, F2 की वैल्यू हम पुट करेंगे प्रेशर के डेफिनेशन से। तो थोड़ी देर पहले आपको बताया कि प्रेशर इक्वल होता है F/A के, तो F निकालना है तो A जो है वो P से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो F इज इक्वल टू P इंटू A, लेकिन ये F2 होगा तो P2A2। तो जहाँ स्टूडेंट्स F2 लिखा है उसकी जगह उसकी वैल्यू पुट हो जाएगी P2A2, और फिर उसी तरह जो एरिया और डिस्प्लेसमेंट मल्टीप्लाई होकर इक्वल टू वॉल्यूम आ जाएंगे, तो उसको वॉल्यूम डेल्टा वी से रिप्लेस कर देंगे, और अगले स्टेप में अगेन हम जो वैल्यू है डेल्टा वी की वो पुट कर देंगे। डेल्टा वी इक्वल होगा N2 के लिए डेल्टा M2 डिवाइड बाई रॉ, और जहाँ डेल्टा वी लिखा था वहाँ उसकी वैल्यू पुट कर देंगे डेल्टा M2 डिवाइड बाई रॉ, और साथ -P2 तो उसी तरह से रहेगा। ये दूसरे एंड पे जो वर्क डन है वो भी हमने डिराइव कर लिया। अब एनर्जीज की डेरिवेशन निकालनी है, तो पहले चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, फिर चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। तो तीसरे हिस्से में चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। स्टूडेंट्स चेंज इन काइनेटिक एनर्जी अगर हम निकालेंगे तो इसके लिए जो इक्वेशन बनेगी वो काइनेटिक एनर्जी एट N2 माइनस काइनेटिक एनर्जी एट N1। दूसरे एंड पे जो काइनेटिक एनर्जी है और पहले एंड के ऊपर भी काइनेटिक एनर्जी है, दोनों का डिफरेंस ले लेंगे तो हमारे पास जो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी है वो आ जाएगा। तो इसके लिए काइनेटिक एनर्जी का हम सिंपल जो फार्मूला है वो लिखेंगे। सिंपल फार्मूला काइनेटिक एनर्जी का हाफ mv² होता है स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे m N2 के लिए है तो डेल्टा M2 आ जाएगा, और N2 के लिए जो वेलोसिटी है वो v2 और उसका स्क्वायर रहेगा। इसी तरह N1 के लिए जो मैस हम लिखेंगे डेल्टा M1, और जो वेलोसिटी है वो v1 और उसका स्क्वायर रहेगा। तो इस तरह से हमारे पास ये चेंज इन काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला भी आ गया, इसको इक्वेशन 3 कह देते हैं। इसी तरह से चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी की हमने बात कर लेनी है, उसका भी कंसेप्ट यही है कि एंड 2 के ऊपर जो पोटेंशियल एनर्जी है माइनस एंड 1 के ऊपर पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी का जो फार्मूला है वो mgh होता है स्टूडेंट्स।
तो n2 के लिए सबस्क्रिप्ट 2 हो जाएगी, जो m है वहाँ पे m2 हो जाएगा, जो h है वो h2, एंड 1 के लिए जो मैस है m1 और जो हाइट है वो h1 रहेगी। इस तरह से जो पोटेंशियल एनर्जी है, यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है, इधर लिखा हुआ है डेल्टा के ई नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम बात कर रहे हैं पोटेंशियल एनर्जी की, तो यहाँ पे स्टूडेंट्स डेल्टा यू होना चाहिए। तो जो पोटेंशियल एनर्जी में चेंज है वो भी हमने निकाल लिया और ये हमारी होगी इक्वेशन 4। अब हमने क्या करना है कि वो जो इक्वेशन ए बनाई थी सबसे पहले, इक्वेशन ए क्या थी, इक्वेशन ए थी कि एंड 1 के ऊपर वर्क डन प्लस एंड 2 के ऊपर वर्क डन, यानी टोटल जो वर्क डन है वो इक्वल है टोटल चेंज इन एनर्जी यानी चेंज इन काइनेटिक एनर्जी प्लस बात हो जाएगी चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी डेल्टा यू। तो अब ये चारों जो फैक्टर्स हैं इनको हमने डिराइव कर लिया। तो ये इक्वेशन ए थी, इस इक्वेशन ए में हमने वैल्यूज़ पुट कर देनी है इक्वेशन 1 से, इक्वेशन 2 से, इक्वेशन 3 से और इक्वेशन 4 से। W1 W2 डेल्टा के ई डेल्टा यू की वैल्यू इक्वेशन ए में पुट कर देते हैं। तो जहाँ पे स्टूडेंट्स W1 लिखा था वहाँ उसकी वैल्यू आ गई, जहाँ पे W2 है उसकी वैल्यू लिख ली। ब्रैकेट में लिखने का मतलब ये था कि जो W2 है चूँकि माइनस में है तो एक बार इसको हम माइनस के साथ ब्रैकेट में लिख लेंगे। फिर स्टूडेंट्स जहाँ पे डेल्टा काइनेटिक एनर्जी है उसकी जगह वो उसकी काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू आ गई, और जहाँ डेल्टा यू है उसकी जगह इक्वेशन 4 से डेल्टा यू की वैल्यू आ गई। अगले स्टेप में हम एक काम कर लेते हैं कि इस माइनस को प्लस के साथ मल्टीप्लाई करके लिख लेंगे, तो प्लस इंटू माइनस माइनस आ जाएगा। इससे अगले स्टेप में हम जो मैथ्स है उसकी सबस्क्रिप्ट्स ड्रॉप कर देंगे, जैसा ऊपर भी आपको समझाया कि दोनों एंड्स के ऊपर जो मैथ्स फ्लो करता है वो स्टूडेंट्स बराबर मैथ्स फ्लो करता है, यानी जितना m1 जो है वो एंड 1 पे है उतना ही एंड 2 के ऊपर मैथ्स है, लिहाजा चूँकि बराबर है तो m2 इक्वल टू m1 और इक्वल टू डेल्टा mu कह सकते हैं हम इसको, यानी सबस्क्रिप्ट्स ड्रॉप कर सकते हैं। तो सबस्क्रिप्ट ड्रॉप करके इक्वेशन लिख देंगे, जहाँ जहाँ मैथ्स था उसकी सबस्क्रिप्ट ख़त्म होके बाकी जो इक्वेशन बनती है उसको सिंपल उसी तरह से लिख दिया। सिर्फ ये काम किया है कि मैथ्स की जो सबस्क्रिप्ट है वो हट गई है। उससे अगले स्टेप में हम क्या कर सकते हैं कि जो मैथ्स है वो अब कॉमन निकाल सकते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड पे यहाँ से स्टूडेंट्स डेल्टा m है, मैथ्स वो कॉमन ले लें, नीचे डिनोमिनेटर में डेंसिटी है उसको कॉमन ले लें। तो ये जो पूरा फैक्टर है डेल्टा m बाई रॉ ये कॉमन हो गया, ब्रैकेट में आ गया P1 माइनस P2। राइट हैंड साइड पे आप देख सकते हो कि इन चारों टर्म्स के अंदर डेल्टा m जो है वो मौजूद है, तो इसको कॉमन ले लें और बाकी सारी चीज़ें ब्रैकेट के अंदर आ जाएगी। 1/2 V2 स्क्वायर आ जाएगा, माइनस 1/2 V1 स्क्वायर आ जाएगा। इसी तरह से यहाँ से GH2 प्लस में और GH2 माइनस ये ब्रैकेट में आ गया। अगले स्टेप में हम मैथ्स को दोनों तरफ से कैंसिल कर देंगे, तो यहाँ पे भी मैथ्स न्यूमिनेटर में, यहाँ पे भी मैथ्स न्यूमिनेटर में, तो कैंसिल हो जाएगा। बाकी जो कुछ बच गया उसको आप उसी तरह से सिंपल नीचे लिख दें, जो m है डेल्टा m उसको दोनों तरफ कैंसिल करने के बाद बाकी इक्वेशन को लिख लिया। अगले स्टेप में क्या करते हैं कि जो रॉ है उसको लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड पर ले जाकर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो रॉ जो है यहाँ पे राइट हैंड साइड पे आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। और उससे अगले स्टेप में रॉ को अंदर मल्टीप्लाई कर दें। ये चार वैल्यूज़ या फैक्टर्स अंदर मौजूद हैं, सब के साथ इन चारों टर्म्स के साथ रॉ को मल्टीप्लाई कर दें, तो रॉ इन चारों टर्म्स के साथ आ जाएगा मल्टीप्लाई होके, ये बन जाएगा 1/2 रॉ V2 स्क्वायर, ये बन जाएगा 1/2 रॉ V1 स्क्वायर साथ माइनस में, और ये बन जाएगा जी रॉ GH2 और ये माइनस में रॉ GH1। अब अगले स्टेप में इसको रीअरेंज कर लेते हैं स्टूडेंट्स, रीअरेंज कर लेते हैं। रीअरेंज कुछ ऐसे करेंगे, जो सबस्क्रिप्ट 1 वाली टर्म्स हैं उनको एक तरफ कर लेते हैं और 2 वाली टर्म्स को एक तरफ कर लेते हैं। तो इसको ये माइनस में इसको लेफ्ट हैंड साइड पे लाते हैं, प्लस में हो जाएगी। ये भी सबस्क्रिप्ट 1 वाली टर्म है, इसको भी माइनस में लेफ्ट हैंड साइड पर लाते हैं तो ये भी प्लस में हो जाएगी। इधर ऑलरेडी P1 मौजूद था, ये माइनस वाली माइनस के साथ सबस्क्रिप्ट 1 वाली जो टर्म है लेफ्ट हैंड साइड पे आके प्लस में हो गई, और इसी तरह ये माइनस में जो टर्म थी सबस्क्रिप्ट 1 के साथ ये लेफ्ट हैंड साइड पे आके प्लस में हो गई। फिर राइट हैंड साइड पे देखें
तो जो चीज़ें बाकी बच गई हैं उनको उसी तरह से रहने दें और लेफ़्ट हैंड साइड पे जो -P2 था उसको राइट हैंड साइड पे लाके प्लस में कर दें। तो ये आ गया +P2। इधर ऑलरेडी हाफ या 1/2 रॉ V2 स्क्वायर मौजूद है और इधर ऑलरेडी जो है वो प्लस में रॉ GH2 मौजूद है। तो यहाँ पे आप देखें ये वही इक्वेशन बन गई जो ऊपर मैथमेटिकल फॉर्म में हमने देखी थी कि एंड 1 पे जो सम ऑफ प्रेशर है, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी वो इक्वल है। इन 2 पे जो सम है प्रेशर का, काइनेटिक एनर्जी का, पोटेंशियल एनर्जी का, दूसरे लफ्ज़ों में जो सम है प्रेशर, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी वो स्टूडेंट्स इक्वल है कांस्टेंट के। अब आप यूं भी कर सकते हो, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड एक ही जैसी है, सबस्क्रिप्ट का फ़र्क है तो हम जो राइट हैंड साइड है उसको हटा के कांस्टेंट लिख सकते हैं। अगले स्टेप में आप ये सबस्क्रिप्ट्स भी हटा सकते हैं। आप इसको सिंपली P प्लस 1/2 रॉ वन से तो 1 हट जाएगा तो V स्क्वायर और प्लस रॉ GH इक्वल्स टू कांस्टेंट आ जाएगा। कांस्टेंट में वर्ड कांस्टेंट यूज़ कर लें या आपका कोई और के लिखना चाहें तो वो लिख सकते हैं, ये लफ्ज़ उसी तरह से कांस्टेंट आप लिख लें। तो ये है स्टूडेंट्स बर्नौली इक्वेशन जिसको हमने ड्राइव करना था, जिसका कंसेप्ट सीखना था, इसको सीख लिया। इसकी डेरिवेशन भी हमने समझ ली। कोई क्वेश्चन हो, कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक को पढ़ेंगे। टिल देन अल्लाह हाफिज़।